इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर हैरान मत होइए। आज मैं वाकई पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि तुम ना होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी नादानी नहीं होती तो कश्मीर का 70% इलाका हमारा ना होता, क्योंकि तुम्हारी जाहिल सरकार और आर्मी नहीं होती तो कश्मीर भारत का मुकुट न बनता, और तुम ना होते पाकिस्तान तो कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा नहीं बनता। इसलिए थैंक यू पाकिस्तान। दोस्तों, वादे के मुताबिक कश्मीर पर अपना दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूं। पहला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो वादे के मुताबिक सबूतों के साथ पाकिस्तान का एक बार फिर पर्दाफाश करने वाला हूं, जिसमें पाकिस्तानी ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 1947 में आधा कश्मीर भारत से छीन लिया। पहले आपको पाकिस्तानियों के कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं जिसमें वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने भारत से आधा कश्मीर छीन लिया। इन जैसे हजारों कमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास जिसमें बड़े फक्र से पाकिस्तानी आधे कश्मीर को भारत से छीन लेने की बात करते हैं। लेकिन आज उनके फक्र को शर्मिंदगी में बदलने वाला हूं, क्योंकि आप तो जानते हैं बिना सबूत में कोई बात करता ही नहीं। सबसे पहले कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। साल 1846 में ब्रिटिश सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच एक डील हुई अमृतसर में। ईस्ट इंडिया कंपनी और तब जम्मू के महाराज थे महाराजा गुलाब सिंह, उनके बीच एक समझौता हुआ। और जो गुलाब सिंह थे वो डोगरा वंश के संस्थापक थे। इस समझौते के तहत महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 7.5 लाख नानक शाही रुपए का भुगतान किया और कश्मीर घाटी के साथ लद्दाख को भी खरीद लिया। लद्दाख में बाल्टिस्तान, करगिल और लेह शामिल थे। इन सबको उन्होंने जम्मू के साथ जोड़ दिया। जम्मू पर पहले से ही उनका शासन चल रहा था। बाद में उन्होंने गिलगित वजारत, जिसमें गिलगित और पामेरी के इलाके थे, उन्होंने सिखों से युद्ध लड़कर जीता। महाराजा हरि सिंह इसी डोगरा वंश के आखिरी शासक थे। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने की इच्छा जताई थी। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में कहा गया था कि ब्रिटिश इंडिया सरकार के समय से जिस तरह की अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर है वही आगे भी चलेगी। पाकिस्तान ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पीएम जनक सिंह को इसके इत्तला भी दे दी। लेकिन भारत ने इस अग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया और महाराजा हरि सिंह को खबर भिजवाई कि या तो आप या फिर आपका कोई प्रतिनिधि दिल्ली आए जिससे इस पर बात हो सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई भी दिल्ली नहीं आया। पाकिस्तान को भी भारत के मंसूबों की जानकारी मिल रही थी। गवर्नर जनरल जिन्ना ने फौरन कश्मीर जाने का प्लान बनाया। 14 अगस्त के फौरन बाद उन्होंने अपने एडीसी को कहा कि जी मैंने कश्मीर जाना, तो आप महाराजा से बात करें। तो उन्होंने अपने जो भी चैनल्स थे उनके थ्रू जो है वो महाराजा से बात की। तो महाराजा ने कहा जी कि इस मौके पर जनाब साहब का कश्मीर आना जो है ये बहुत ही खौफनाक बात होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पहले ही एक अनरेस्ट है, तो जनाब साहब अगर आते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये हमारे मिली भगत से जो है वो कश्मीर में आए ताकि यहाँ पे ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के हक में हमवार हो। तो जाहिर है इसके लिए फिर जो इंडियन लीडरशिप है वो बहुत बड़ा रिएक्शन देगी कि ये गलत हो रहा है। चूंकि आप आ रहे हैं तो फिर हम भी आएंगे, तो फिर ये सारा जो फसाद हो रहा है बारे शरीर में, इसका मैदान बन जाएगा कश्मीर। इसलिए दिस इज नॉट एडवाइसेबल। महाराजा हरि सिंह का ये कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत की तरफ से उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और ऊपर से भारत की जो उस वक्त लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप, उनके साथ महाराजा हरि सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे। क्योंकि एक साल पहले ही जो उनके दुश्मन थे शेख अब्दुल्ला, उनकी मदद करने के लिए पंडित नेहरू कश्मीर में आ गए थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रखा था। साल 1946 में मई का महीना था जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके वकील बनकर कश्मीर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महाराजा द्वारा रोक दिया गया और 22 जून 1946 को उन्हें गिरफ्तार कर
मुजफ्फराबाद के करीब डोमिल के डाक बंगले में रख दिया गया था। अब महाराजा जो है वो अपने मामले में बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी। ये आप जानते हैं कि उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया था कि जी आप बगैर इजाजत के जो है वो कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कायदे आजम को जब उसने कहा कि आप नहीं आ सकते तो ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। और वो जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव वाले कहते हैं कि उस वक्त मिस्टर जिन्ना को ये एहसास हुआ कि ये महाराजा हरी सिंह जो है ही विल नेवर बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। तो उसने पर लियाकत अली को बुला के कहा कि इसको हैंडल करें, क्योंकि कश्मीर आपके हाथ से निकल रहा है तो इसको आप हैंडल करें। इसके बाद लियाकत अली खान ने क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला करवा दिया। फिर भारत ने फौज भेजी। कबायलियों के साथ मौजूद पाकिस्तानी सेना को भी उन्होंने काफी हद तक पीछे खदेड़ दिया। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू विवाद को संयुक्त राष्ट्र ले गए, सीज फायर हो गया और जो जहां था वही रुक गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। The line of control has divided Kashmir into the portion that is controlled by India, which is most of the valley, and the portion to its west, which is about 1/3 or slightly less than that of the entire old state of Jammu and Kashmir, and that is called Azad Kashmir by the government of Pakistan. तो पाकिस्तान के मेरे बंधुओं, सुन लिया ना आपने? तो अपना ज्ञान जरा दुरुस्त कर लीजिए, आपके पास आधा कश्मीर नहीं है। हाँ, ये अच्छा हुआ कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो भारतीय फौज वहां नहीं जाती, भारतीय फौज वहां नहीं जाती तो कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारे पास नहीं आता। तो अब यही नैरेटिव जो है 70 साल से चल रहा है। इंडिया ये कह रहा है भाई ये वाकया किस तरह हुए, हम तो कश्मीर में कोई अनइनवाइटेड नहीं गए, हमें तो इनवाइट किया गया एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ कोई इलेजिटिमेट मौजूदगी नहीं है, क्योंकि आपने हमें दावत दी तो हम आए। पाकिस्तान ये कहता है कि जी ये जो कबायली हैं ये तो हमने नहीं भेजे जी, इसमें हमारा कोई काम नहीं, ये तो खुद चलेंगे। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं कि भाई यूएन के मुताबिक कश्मीर पर पाकिस्तान का हक है, भारत का कोई हक नहीं है। यूएन में भारत की कश्मीर मुद्दे को लेकर हार हो चुकी है। लेकिन मैं सच बताऊं, आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। आपको सबूतों के साथ मैं असलियत बताता हूं। आपको अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टीन फेयर के साथ एक पाकिस्तानी का वाकया दिखाता हूं। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी मूल के एक स्कॉलर एहतशाम ने उनसे यूएन को लेकर कश्मीर पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में क्रिस्टीन ने जो कुछ कहा उसे हर पाकिस्तानी को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए। My name is Ehtisham and I'm a Fulbright scholar here in the United States. You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to the preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public. Right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. तो
उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूएन में कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशंस हैं वो क्या हैं और किस तरह कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए मैं एक तरह से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और भारतवंशियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई पाकिस्तानी कश्मीर और यूएन को लेकर चिल्लाने लगे, आपसे बहस करने लगे, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और असलियत दिखाइए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। शायद पाकिस्तानियों को यह नहीं मालूम कि कश्मीर का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र में है ही नहीं। जितनी भी बातें कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर कितना भी कश्मीर कश्मीर चिल्ला लीजिए, लेकिन वहां से कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर साइन कर दिया है जिसने कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरी ताकत को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया है। यानी किसी भी तीसरी ताकत की दखल हो ही नहीं सकती। कैसे, ये भी आपको सबूतों के साथ बताता हूं। 1971 की जंग याद है आपको? भूलेंगे भी कैसे? आपका मुल्क 2 टुकड़ों में जो बांट दिया था हमने। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हमारी फौज के आगे सरेंडर किया था, जिन्हें हमने कैद करके रखा था, जब उन्हें छोड़ा तो एवज में पाकिस्तान से हमने क्या लिया? इसका जवाब यह है कि एवज में हमने पाकिस्तान से कश्मीर ले लिया। कैसे, आपको समझाता हूं। 71 की जंग के बाद साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। और पता है इस समझौते में क्या शर्त थी जिसे मानने के बाद ही 93,000 पाकिस्तानी जवानों को कैद से छोड़ा गया था? वो शर्त थी कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सहित किसी भी तीसरे पक्ष की दखल मंजूर नहीं होगी। दोनों देश मिलकर आपस में बातचीत कर इसे सुलझाएंगे। यानी भारत ने कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र से निकालकर भारत और पाकिस्तान के बीच टेबल पर रख दिया। अब जिन लोगों को शक हो वो शिमला समझौता जाकर पढ़ सकते हैं। कश्मीर का खेल खत्म हो गया। अच्छा, कैसे? आप जो मर्जी चीखते रहे। आपने शिमला मुआहदा किया, शिमला मुआहदे में साफ लिखा हुआ है, इस शिमला मुआहदे में साफ लिखा हुआ है कि आप कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस के तनाज़ात सिर्फ बातचीत के जरिए से ही हल हो सकते हैं। आप लाख वहां पे गठजोड़ करते रहे, इधर से एक छोटी सी गोरिल्ला फुलझड़ी छोड़ दें, चाहे हिंदुस्तान वाले कर दें, तो उनको तो शौक नहीं है करने का, आप कर दें। आप उनको और मुसीबतों में कश्मीरी अवाम को फंसा रहे हैं अपनी लश्कर भेज भेज के। शिमला मुआहदा इसलिए किया गया था, 1 जी, आप इतनी बुरी तरह से अपनी फौज की शिकस्त के बाद पसपाई का शिकार थे जी, कि आपके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हिंदुस्तान के पास जाएं और उनसे कहें भाई हम बांग्लादेश में माफ करो, बांग्लादेश में आने के बाद। हाँ, और 90,000 फौजी फंसे हुए थे। लोग भूल जाते हैं शिमला मुआहदा 1 था आपस में ताल्लुकात ठीक करने का, जो बुनियादी तौर पे प्राइमरी मोटिव था शिमला मुआहदा नंबर 2 का, जिसके जरिए से आपके जंगी कैदी वापस आए थे। ये बार बार कैसे भूल जाते हैं। उसके बाद उस मुआहदे को रेटिफाई किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट। उसमें लिखा अब हम मिलकर बात करेंगे, और जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। यही है ना हकीकत। अब उसके बाद जब से लेके आज तक कोई पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कहती कि जी शिमला मुआहदे से हमें निकलना है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। लेकिन शिमला मुआहदा जब तक मौजूद है, बिल्कुल ठीक, कश्मीर वश्मीर का मसला अब हल नहीं होता है। उसी के तहत अगर हल हो सकता तो हो सकता, अब होगा नहीं। तो समझ गए ना, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ 2 टुकड़े नहीं किए, बल्कि कश्मीर पर अपने दावे को और ज्यादा मजबूत कर लिया। और ये दावा इतना ज्यादा मजबूत है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप में जंग लड़ने की कुव्वत नहीं है, और ये आप जान चुके हैं हमसे 4 जंग लड़ने के बाद। और अब जो रास्ता है वो सिर्फ बातचीत का रास्ता है, और वो भी भारत की शर्तों के मुताबिक। लेते लेते देना पड़ जा रहा है, तो फिर क्या आप इसका क्या कंक्लूजन किया कि वो काम करें जहां कुछ मिल भी जाए। आपने 60 इयर्स, यही तो मैं कह रहा हूं उस वक्त से, कि आपने एक पॉलिसी इख्तियार करके ट्राई करके देख ली, नहीं कामयाब हो रही, और दिन ब दिन आपका और हिंदुस्तान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया ग्लोबली हिंदुस्तान की तरफ जा रही है, आप आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। तो किस बेसिस के ऊपर आप कुछ लेने जाएंगे हिंदुस्तान से? तो ये आपको भी अपनी जो योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप सही कह रहे हैं, ये ना हो कि लेते लेते और देना पड़ जाए। आधा मुल्क तो चला गया ऑलरेडी। कश्मीर हम बनना नहीं चाहता पाकिस्तान का, कंपेल आप नहीं कर सकते। बातचीत के साथ ही आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं, और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको कश्मीर के ऊपर जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं इसको भूलना पड़ेगा। उसकी 2 वजूहात हैं।
एक ये कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ना दुनिया आपके साथ है, ना आपके पास ताकत है उसको करवाने की। और तीसरी बात ये कि कश्मीरी नहीं चाहते कि वो आपका हिस्सा बने, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है एक वक्त था जब वो चाहते थे, मगर बहुत कुछ हो चुका है, अब वो नहीं चाहते। इसलिए इस वजह से वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग और वहां आके सेटलमेंट करें जहां कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल हो। ठंडे अंदाज में देखिए आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। इट सेज कि हम सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिला लें आप तो आप कोई भी जंग आज़ादी नहीं जीत सकते। सवाल ये है, आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं, क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे। ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। देखिए जंग होना तो किसी के भी वो पसंद पे नहीं है, लेकिन हर जंग में हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। अगली जंग में भी ये हो सकता है। उन्होंने दुनिया को, आधी से ज़्यादा दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कश्मीर में वो नहीं है जंग आज़ादी। कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, साई की समझिए, इंडिया के लिए कश्मीर पे वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। आपको शायद अभी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सच्चाई यही है। कश्मीर शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है, और रही बात उस हिस्से की जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो भी धीरे धीरे आना भारत की तरफ शुरू हो चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी, और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, याद रखो, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज पूरा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफ्फुर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे। आप हमसे जंग करके कश्मीर जीतने का ख्वाब देखते रहे, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने ठीक इसका उल्टा किया। हमने आपकी ताकत का जवाब अपनी ताकत से भी दिया, और उसके बाद दिमाग से, यानी कि कूटनीति के जरिए ऐसा प्लानिंग की, हमने ऐसी प्लानिंग की जिसमें अब आप घिर चुके हो और कश्मीर मुद्दा आपके हाथों से निकल चुका है। हमने क्या क्या कॉजेज, आई थिंक कश्मीर का कॉज फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, हमने मिलिट्री रिजीम पे खराब किया, बिकॉज इंसर्जेंसी में कश्मीर का जो हमारा सही मौकफ था, हमारा यूएन बैक रेजोल्यूशन से हमें जो स्ट्रेंथ मिलती थी, वो सारी आपने गवा दी, बिकॉज आपने इस कश्मीर की डिबेट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशंस टू इंसर्जेंसी शिफ्ट कर दी। और शायद इंडिया को डिस्पाइट द गवर्नेंस फेलियर्स इन कश्मीर, शायद सिंगुलरली जितना उस चीज से फायदा हुआ हो, किसी और चीज से नहीं हुआ। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं, हालांकि हम हैं सच्चे। एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री, द रूलिंग एलीट ऑफ दिस कंट्री डिस्ट्रॉयड द नेम, वी लॉस्ट इट, people thought that we are not a responsible nation, that is what we are facing. Sir, ruling एक आदमी, रूलिंग एलीट कौन है? रूलिंग एलीट तो जो होते हैं अभी जैसे होश संभाली है जनरल ज़िया, नवासी, बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी, सबका रोल है, अब जनरल मुशर्रफ, सबका रोल है, और अब इमरान खान, आपके सबका रोल है, सबका रोल है। हमने अपना अपना सारों ने रोल डाला उसमें। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूंगी। मुझे कश्मीर का इशू हल होता हुआ नजर नहीं, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं इस पर बड़ी एडामेंट है। वो कहते हैं ये भारत का अटूट अंग है, और हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी की वजह से हमारा इस पर हक पहले है। लेकिन वही बात जो हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अब्जा सच्चा, दावा झूठा। बात यह है कि उनके पास कश्मीर है, हमारे पास नहीं है। ठीक, तो भाई मेरे, मान लीजिए कश्मीर आपके पास नहीं है, और जो हिस्सा आपके पास है वो भी टूटने वाला है। अनुच्छेद 370 हटाकर हमने इसकी शुरुआत कर दी है, और आप लाख चिल्लाते रहें, लाख बोलते रहे, कहीं भी बोलते रहे, लेकिन वही हुआ और वही होगा जो भारत चाहता है। वह यह है कि दुनिया ने पाकिस्तान को इस एक साल में 2-3 चीज़ों का एहसास दिलाया है बड़ी खामोशी से। पहली बात यह कि माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को
कोई अहमियत नहीं दी जाती। आप जो कुछ भी कहते रहे, आपकी बात को इग्नोर किया गया। माशी तब्दीली क्यों हुई? इसलिए हुई कि इन 10-15 सालों में इंडिया एक बड़ी माशी कुव्वत बन के सामने आया, जिसकी वजह से दूसरों को छोड़ दें जो आपके करीबी मुसलमान हलीफ हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, हालांकि वो एक दूसरे के सब दुश्मन है, एक दूसरे के सब दुश्मन है, उसके बावजूद उनके जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बड़े पैमाने पे इंडिया के साथ है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इनकी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि इस वक्त हर मुल्क जो है उसको नजर आता है कि इंडिया से ताल्लुकात रखने में माशी तौर पर उसका फायदा है। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और अब इसका फ्यूचर क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है? इसका जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज है। नंबर 1, 1962 से लेके कारगिल तक देयर वर लॉट ऑफ चांसेस कि पाकिस्तान ये कश्मीर का दुनिया मिलके कश्मीर का मसला हल कर देती। सबसे आखिरी जो झटका पहुंचा है वो कारगिल से पहुंचा है कश्मीर को, और वो हीरो आपका यहीं कहीं फिर रहा है मेरा ख्याल है। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर वॉज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, बट इट इज़ नाउ अ नट विच विल नेवर क्रैक। इंडिया ने उस पर पूरा तसल्लुक जमा लिया। और आपने क्या किया? आपने हमेशा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक आपने इस्लाम और उसको लेके बीच में घुसे हैं। आप इंसानी हुकूक की आपने बात नहीं की। सबसे बड़ा इन माय ओपिनियन कारगिल ने कश्मीर का, ठीक है, और 62 में अयूब खान ने किया। अच्छा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद आपने क्या किया? हर जगह गए आप, हर जगह जाकर कश्मीर का राग अलापा, और इसके बाद आपने फ्रस्ट्रेट होकर एक नक्शा जारी किया। उस नक्शे में आपने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। अच्छा चलिए, आपको शायद बाद में बात समझ में आएगी, ये भारत की कूटनीति का ही असर था कि आप ऐसा करने पर मजबूर हुए और इसमें आप फंस गए, क्योंकि इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। मतलब जो नक्शा आपने नया बनाया ना, इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, इसका फायदा भारत को मिल रहा है। आपने अपना नक्शा जारी कर दिया, इंडिया ने अपना जारी कर दिया। अब हुआ क्या? उस नक्शे की सूरत में ये हो गया कि अब वो पहले सारी दुनिया जहां अब नक्शा बनाती थी वो दिखाती थी कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे। अब वो डिस्प्यूटेड भी नहीं दिखाएंगे, जो प्रो इंडियन ममालिक हैं वो सारे के सारे उसको इंडिया का हिस्सा दिखाएंगे। हमारे जो 2-4 हलीफ हैं, टर्की है, मलेशिया है, चाइना है, वो अपने नक्शों में दिखा देंगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड हैसियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, सिलसिला डायल्यूट हो जाएगा। इमरान खान ने जो नया सियासी ऑफिशियल नक्शा पास कर दिया है, जिसमें कश्मीर को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर कि कश्मीर इस तरह से आजाद हो जाएगा? हो गया? मुझे तो नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं लग रहा। ये सिर्फ खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ना, वैसे तो हम कर कुछ नहीं सकते, तो शायद ऐसे ही सही। मैंने भी जिस दिन इन्होंने किया था ना, मैंने इस्लामाबाद का नक्शा बना के उसके ऊपर इस्लामाबाद लिख के जेब में डाल दिया। मैंने कहा आज से इस्लामाबाद की सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं। अब देखें मेरी होती हैं कि नहीं होती, हू नोस। कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया है, क्या इस तरह से कश्मीर आजाद हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, कभी भी मुमकिन नहीं है। पेंसिल की लकीरों से कभी भी नक्शों में जो जितनी मर्जी लकीरें लगा दें, तो इस तरह आज़ाद कभी भी नहीं हो सकता कश्मीर। हम अमलन क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? हम फॉर टाइमिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे फाइट कर सकते हैं, इससे हट के कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपने जज्बात की रहनुमाई कर सकते हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं कि हम मुसलसल कश्मीर को पाकिस्तान का नक्शे में हमारा है हिस्सा, हम तो सिर्फ मुनकर रहे ही नहीं। अब जब हुकूमत यून में पेश करेगी तो आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हो सकता है? क्या होगा ये? इतनी नाउमीदी क्यों है? अच्छा, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें नहीं पता हुकूमत क्या कर रही है, तो उनके लिए क्या करेगी? और ये गवर्नमेंट जो अपनी अवाम का नहीं देख सकती, वो कश्मीर का क्या देखेगी? जब से पाकिस्तान बना पहले से इलाका हो चुका है, वो तो हर कोई जानता है। तो छीन लिया गया ना? छीन आप कहेंगे कायदे आज़म के दौर से देखेंगे तो वो उस वक्त भी छीना हुआ था, इस वक्त से नहीं है, उस वक्त से भी छीना हुआ था। अब वो कश्मीर का जो मसला है आपको हल होता दिखाई दे रहा है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरा चेहरा कैमरे की तरफ कर ले। क्यों नहीं? तभी होगा, नियत ही नहीं करने की।
नियत तो है, 73 सालों से कोशिश तो है जारी। क्या क्या रिजल्ट निकला? कोशिश तो हो रही है, प्रैक्टिकल कुछ हुआ है? मुतमईन है कि मसला कश्मीर पर जिस तरीके से बात की जा रही थी, अमल दरामद भी वैसे हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नक्शे में शामिल कर लिया, इससे ज्यादा क्या करेंगे? नक्शे में शामिल करने से क्या होता है? मैं नक्शा बना के दे देता हूँ आपको, आप कश्मीर की जगह अमेरिका के बीच में शामिल कर लें पाकिस्तान में। तो भाई पाकिस्तान के हुक्मरानों से और पाकिस्तान की आर्मी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई अपनी पब्लिक की बात जरूर सुनिए, क्योंकि वो बहुत कुछ जानती है। और तो और भाई जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की आप बात करते थे, वो ब्रदरहुड ही आपके साथ नहीं है। और इस वक्त भारत की पोजीशन इतनी मजबूत है कि आप उसे हिलाना तो छोड़िए, छू भी नहीं सकते हैं। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल है, जो तंजीम आपने लाहौर में बनाई थी, जो मुसलमानों की तंजीम है, जिसको आपका लीडर, आपको जिसका लीडर समझा जाता था, वो तंजीम कश्मीर पे गुफ्तगू करने से इनकार कर रही है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन वो मिन्नतें तरले वो नहीं मान रहे हैं, वो मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। तो एक बात साबित हुई कि जब तक आप माशी तौर पर मुतलक नहीं होंगे, जब तक आप किसी ताकतवर ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगे, कहीं दुनिया की आपको सपोर्ट नहीं होगी, आपकी जो बातें हैं वो महज बातें होंगी, कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। सलामती काउंसिल के 4 ममालिक हैं जो इस वक्त वो इंडिया के साथ है। दुनिया के सारे ममालिक, जैसे अनवर ने कहा है, इंडिया के साथ है। हमारे साथ तो OIC भी नहीं है, हमारे साथ तो हमारा जो बहुत बड़ा बेहतरीन दोस्त सऊदी अरबिया है वो भी नहीं है। हम तो खुद अपने साथ नहीं हैं। लोग यहाँ तक मुझे कहते हैं यो कराची नूं तो संभाल लो, बलूचिस्तान नूं तो संभाल लो, कश्मीर की बात बाद में करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब नहीं हो सकता। ये इसका इलाज यही है कि हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें। भाई मेरी तो राय है कि इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान चुपचाप बिना किसी ड्रामे के जम्मू कश्मीर के बाकी सारे हिस्से जिस पर उसने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, भारत को सौंप दे। आप शायद मेरी बातों पर हंसेंगे, लेकिन यकीन मानिए पिछले 73 साल में जिस तरह हमने कश्मीर को लेकर आपको हर तरफ से पटखनी दी है, उसमें आने वाले कुछ सालों में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। भले ही इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये होकर रहेगा। पाकिस्तान बना था, सबसे पहले ये फैसला किया गया था कि जो मेजॉरिटी है ना जिस रिलीजन की, वो बनेगा। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो पाकिस्तान बनेगा, अगर नहीं है तो वो बनेगा इंडिया, भारत बनेगा। ये बात यहाँ तक समझ आ गई। अब कश्मीर पे देखते हैं, कश्मीर की जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम थी, बिल्कुल, लेकिन जो उसका राजा था उस वक्त वो हिंदू था। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो फिर मुस्लिम मेजॉरिटी हुई ना, वो तो फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। डिस्प्यूटेड तो यहाँ समझ नहीं आती।